सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और राजुल आपको भी हमारा बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार संगीता और सभी सखियों को प्यार भरा नमस्कार और सखाओं को भी। बिल्कुल, क्योंकि सभी सुनते हैं कार्यक्रम। हाँ। जी, तो आज इस कार्यक्रम में हम क्या करने वाले हैं ये सखियों को बताते चले। जी, आज हम बातें करेंगे वीरांगना झलकारी बाई के लिए और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय के बारे में जानेंगे और उनकी पुस्तक गणदेवता के बारे में जी। और इसके साथ ही साथ घर का खर्च कैसे कम करें इस बारे में भी बात करेंगे और आज है डिवॉर्मिंग डे। हाँ। उसके बारे में भी जानेंगे, यानी जो कृमि दिवस होता है। हाँ, और गीत मंजरी में बातें करेंगे समय की। जी, तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सखियों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत ही वीर जो शख्सियत है, वीरांगना झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब वे छोटी थीं तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और उनके पिता ने उन्हें कुछ इस तरह पाला था कि आगे चलकर वो एक साहसी दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका बनी। वो एक कुशल योद्धा थी। उन्होंने कई बार अपने कौशल से गांव वालों की रक्षा भी की थी। उनका विवाह महारानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोटी से हुआ जो कि बहुत ही बहादुर योद्धा थे। जी, और एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी बाई गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गईं। वहां महारानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर स्तब्ध रह गईं, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थीं। दोनों के रूप में अलौकिक समानता थी। झलकारी बाई के बहादुरी के किस्से सुनकर महारानी बहुत प्रभावित हुई और झलकारी बाई को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा को यहाँ झलकारी बाई ने और निखारा। बंदूक, तलवारबाजी और तोप चलाना भी सीखा। ये वो वक्त था जब अंग्रेजी सेना के किसी भी आक्रमण का जवाब देने को झांसी की सेना पूरी तरह से तैयार थी। और वही समय था जबकि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो आए दिन नए नए फरमान, नए नए नियम निकाला करते थे, जिससे राज्य और उनके शासकों के सब जो कुछ भी है उस पर कब्जा कर सके। हाँ। और उनके अधिकारों पर पूरी तरह से अपना जमा सके, उस पर नियंत्रण कर सके, जिससे सभी जो लोग थे उनमें बहुत असंतोष था, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो। सन 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे जो लॉर्ड डलहौजी थे, उनकी नीति द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि जो हड़प नीति थी। हाँ। राज्य को हड़पने की जो नीति थी उसके तहत राजाओं और रानियों के अपने उत्तराधिकारियों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई। मतलब अगर किसी राजा या रानी को संतान नहीं होती थी और वो गोद लेकर आगे अपने वंश को आगे बढ़ाते थे और उनके उस गोद लिए हुए बच्चे को आगे राजकुमार बनाते थे, तो ये नियम उन्होंने खारिज कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने। और उन्होंने ये नियम बनाया कि जिनको बच्चे नहीं हैं उनका जो राज्य है वो अंग्रेजी शासन में मिल जाएगा। जी, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा असंतोष था। ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह से लूट रही थी देश को और इस कठोर नियम के खिलाफ सभी आवाज़ एक साथ करके उठी, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई को भी उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए झांसी के तख्त पर भी खतरा मंडराने लगा। जी, और महारानी लक्ष्मीबाई ने आत्मसमर्पण के बदले ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प किया। महारानी ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और कई हमलों को नाकाम किया, लेकिन अपने ही किले के एक भेदी द्वारा किले का संरक्षित द्वार खुल जाने की वजह से किले का पतन निश्चित हो गया। झलकारी बाई ने यहाँ मोर्चा संभाला और महारानी को कुछ विश्वस्त सैनिकों और अपने दत्तक पुत्र के साथ झांसी से दूर निकल जाने की सलाह दी, जिससे उत्तराधिकारी को सुरक्षित कर झांसी को वापस जीता जा सके।
झलकारी बाई और उनके पति पूरन किले पर युद्ध के मोर्चे पर डटे रहे। पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हुए। झलकारी बाई ने यहाँ शोक नहीं किया, बल्कि अपने कर्तव्य को याद किया और अंग्रेजों को धोखा देने की योजना बनाई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और सेना की कमान अपने हाथ में ले ली और उसी तरह से वो बर्ताव करने लगी जैसे वो स्वयं रानी लक्ष्मीबाई हाँ। हों। इससे अंग्रेजों को धोखा हुआ। उन्होंने रानी समझकर उनका पीछा किया। इधर महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से आगे की ओर कूच कर गई थी। जनरल ह्यू रोज प्रसन्न हुआ कि उसने महारानी को आखिरकार बंदी बना ही लिया। अगले ही पल ये देखकर वो दंग रह गया कि जिसे वो रानी समझ रहा था वो दरअसल झलकारी बाई थी। उसने झलकारी बाई से पूछा कि आप पकड़ी गई हैं, आपके साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए? झलकारी बाई ने कहा, मुझे फांसी दे दो। और जनरल ह्यू रोज उनके साहस और वीरता से बहुत प्रभावित हुए और कहा, यदि भारत की 1% महिलाएं भी झलकारी बाई की तरह हो जाएं, तो ब्रिटिशों को जल्द ही भारत छोड़ना होगा। सेनानी झलकारी बाई के लिए मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, आकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी, गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की सन्नारी थी। जन कवि बिहारी लाल हरित ने वीरांगना झलकारी काव्य की रचना की और उन्होंने झलकारी बाई की बहादुरी को कुछ इस तरह से पंक्तिबद्ध किया है। लक्ष्मी बाई का रूप ठाठ, झलकारी खड़क सवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में, शस्त्र अस्त्र सब धार चली। इसी प्रकार कई अन्य कवियों और साहित्यकारों ने भी वीरांगना झलकारी बाई का वर्णन अपने लेखन में किया है और भवानी शंकर विशारद ने भी उनके जीवन परिचय को लिपिबद्ध किया है। जी, और झलकारी बाई अपने कौल की पक्की थी, सेना नायक थी, एक ऐसी सेना नायक जो बहुत ही वीर थी। झांसी के युद्ध में किले की रक्षा करते हुए वीरांगना झलकारी बाई 4 अप्रैल सन 1858 को शहीद हो गई। और ये कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं का जो कर्तव्य था, कर्तव्य के आगे डटे रहने की जो उनकी प्रतिज्ञा थी, उसी के चलते जो आज़ादी की लड़ाई थी वो तेज होती गई और आज हम एक आज़ाद देश के नागरिक बन सके, है ना संगीता? जी, और एक आज़ाद भारत में हम रह रहे हैं। अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो हमें आज पूरी करने का एक तरह से अवसर मिला है। बिल्कुल। तो हम इन्हें याद करते हुए ये गीत सुनते हैं। वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां वन्दे मातरं 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 सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले सप्तकोटि भुजैदित कर करवाले सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले सप्तकोटि भुजैदित कर करवाले बोला केनु मैं तो
मातरम वंदे वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। जी, हमारा देश साहित्य में भी बड़ा समृद्ध है। वैसे तो हमारे देश की समृद्धि, कला सब कुछ विदेशों में भी जानी जाती है। तो बिल्कुल। हाँ। और इस संस्कृति का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है साहित्य। साहित्य ऐसा जो कि पिट्टी से भी जुड़ा रहता है और साथ ही साथ नए आयामों की, नए वितानों की खोज भी करता है। जी, और इसी तरह की इसी कड़ी में बहुत सारे जो पुरस्कार हैं वो भी दिए जाते हैं, जिसमें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी एक है। सर्वोच्च पुरस्कार है ये साहित्य में दिया जाने वाला। और आज हम इसी पुरस्कार से सम्मानित यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक गणदेवता और उनके लेखक श्री ताराशंकर बंदोपाध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। तो संगीता, गणदेवता एक इस तरह की रचना है जिसमें बहुत सारा उद्वेलन है, लेकिन फिर भी एक युग को नई दिशा दिखाने की, नव जागरण की बात है। इसमें जीवन के सांस्कृतिक पक्ष की परंपरा और नए प्रभावों का केंद्र है। चंडी मंडप, माँ काली की पूजा स्थली और जीवन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, विघटन, पुनर्गठन की कथा का आधार है पंचग्राम। तो फिर ये इन दोनों के साथ ही गणदेवता की कथा का उदय और विस्तार हुआ है, जिसमें पुरानी सामाजिक अर्थव्यवस्था का विघटन और नई उद्योग व्यवस्था की स्थापना और इस उलटफेर में जीवन मूल्यों की नई तुला पर असाधारण व्यक्तियों का साधारण व्यवहार, ये सभी बड़ी अच्छी तरीके से दर्शाए गए हैं। तो साधारण और असाधारण की क्रिया प्रतिक्रिया और अलग अलग लोगों का अलग अलग जो व्यवहार है, जो भावनात्मक उद्वेलन है, उसके बारे में गणदेवता बात करती है ये रचना, और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। जी, और हमारे देश की मिट्टी से जुड़े हुए जो साहित्यकारों के जो विचार हैं वो हमेशा आदरणीय ही हैं। हाँ, और एक बात ये भी है कि जब हम गणदेवता की बात करते हैं तो हालांकि इस उपन्यास का आधार ग्राम्य जीवन है, लेकिन वो बंगाल का होने के बजाय ऐसा लगता है जैसे पूरे भारतवर्ष की बात हो रही हो। ये एक मतलब ऐसी बात है जिसको हम कहते हैं ना कि अनेकता में एकता का प्रतीक है हमारा देश, और वही दृष्टिकोण हमें साहित्य में भी मिलता है। बंगाल के गांव का जो भी जो कुछ भी है वो ऐसा लगता है जैसे पूरे देश की बात हो रही है। जी, तो वही तो है कि मिट्टी से जुड़ा हुआ जो साहित्य होता है और उसी समय के परिवेश, उसी समय का जो जीवन होता था, उससे जुड़ी हुई बातें इस तरह से साहित्यकार अपनी अपनी कृतियों में लिखा करते थे। ताराशंकर बंदोपाध्याय भी ऐसे ही एक साहित्यकार थे जो बांग्ला साहित्यकार हैं। इनका जन्म 23 जुलाई सन 1898 में बंगाल के वीरभूमि जिले के लोपुर गांव में हुआ। पिता का नाम हरिदास बंदोपाध्याय और माता का नाम प्रभावती देवी था। माध्यमिक शिक्षा इन्होंने लामपुर से ही प्राप्त की और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता चले गए। यहाँ इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और देश सेवा से जुड़े। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें आंदोलन में सहयोग की वजह से कई बार सख्त चेतावनी भी दी और कारागृह में भी डाला गया इन्हें। लेकिन भाई रिहा होने के बाद भी अध्ययन अध्यापन से ताराशंकर बंदोपाध्याय जुड़े रहे। 1932 की बात है जब वो शांति निकेतन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से मिले और उनकी पहली मुलाकात चैताली घूर्णी इनका जो पहला उपन्यास है चैताली घूर्णी वो प्रकाशित हुआ इसी वर्ष। इसके बाद ताराशंकर साहित्य सम्मेलन और कई अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेते रहे और उनको पुरस्कार भी मिलते रहे। स्वतंत्रता के बाद 1952 की बात है, उसमें इन्हें लोकसभा के लिए नामांकित किया गया। 1952 से 1960 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य ये रहे। 1955 में रविंद्र पुरस्कार से भी ताराशंकर को सम्मानित किया गया और 1956 में ताराशंकर बंदोपाध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1957 को सोवियत यूनियन चले गए और उसके बाद कई जो ख्याति प्राप्त जो एसोसिएशंस थी, राइटर एसोसिएशंस थी, उनसे जुड़े रहे। जी, 1959 में कलकत्ता में जगत तारिणी गोल्डन मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया। 1960 और 66 के बीच ताराशंकर बंदोपाध्याय राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1966 में इन्हें शिशिर कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1966 में ही नागपुर बंगाली लिटरेचर कॉन्फ्रेंस में आपने शिरकत की। 1966 इसी वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार 1900 से इन्हें सम्मानित किया गया और 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुछ प्रमुख कृतियां इनकी हैं। आरोग्य निकेतन ये किताब है जो 1955 में प्रकाशित हुई। रविंद्र पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया। पुस्तक गण देवता जिसका अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ताराशंकर बंदोपाध्याय ने परतंत्र भारत में अपने लेखन की शुरुआत की और साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। उनकी लिखी पुस्तकों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, जिसमें उपन्यास, लघु कथाएं, कविताएं, नाटक और अन्य रचनाएं भी हैं। इनमें पाषाणपुरी, नीलकंठ, चैताली घूर्णी, कालिंदी, पंचग्राम, मनवंतर, कवि, तामस, तपस्या, इस तरह की अनेक पुस्तकें हैं, अनेक रचनाएं हैं। जी, मानुषेर मौन, चूंकि ये बंगाल के थे, हाँ। तो इस तरह के भी लेखन इन्होंने किए हैं। डाक हरकारा और महाश्वेता, ये सब किताबें भी इन्होंने लिखी। ताराशंकर बंदोपाध्याय को साहित्य लेखन के अलावा संगीत में भी रुचि थी। बांग्ला साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित रचनाएं न सिर्फ साहित्य की दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि उनमें तत्कालीन भारत और समाज में उस वक्त का जो समय था उसे बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। और जो देश की मिट्टी से एक प्रेम होता है वो भी उसमें समाहित है। ताराशंकर बंदोपाध्याय की मृत्यु 14 सितंबर 1971 में हुई। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय जो साहित्य पुरस्कार है उससे सम्मानित एक इस तरह के व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में देश की बहुत सारी जो उस वक्त की जो बातें थी, अपने दौर से जुड़े रहे, अपने समकालीन लेखन को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया और अपने दौर के बारे में लिखने के साथ साथ जो एक व्यापक दृष्टिकोण होता है ना, जिस पर भारत चलता आया है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, तो वो चीज उनके उसमें भी दिखती है कि दूसरों की भावनाओं को समझना। और जैसा कि अभी हमने जाना कि उन्होंने जो उनका उपन्यास है उसमें बंगाल के गांव की बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूरे भारत की बात हो रही है। तो बस सबको अपनाते हुए ले चलने का एक जो जज्बा है वही उनकी रचनाओं में नजर आता है। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां।
चार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बड़ा सुंदर सा ये गीत है। और ये गीत जब भी हम सुनते हैं तो मुझे बचपन में जो हम लोग एक कला विषय में हम लोग जो बनाते थे ना, ड्राइंग बनाते थे, सूरज उगता हुआ और एक रास्ता निकलता हुआ और एक झोपड़ी, एक नदी, कितनी सारी चीजें बनाया करते थे ना। जी, मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे ये सीनरी सबसे ज्यादा पसंद करते थे। सही बात है। और इसमें रंग भरना भी बड़ा अच्छा लगता था। और फिर ये भी देखा जाता था कि किसकी जो है ज्यादा अच्छी है और किस ये भी बकायदा प्रतियोगिता होती थी कि किसने ज्यादा अच्छी की हुई है ड्राइंग या कलरिंग, या किसने कम अच्छी की हुई है। और अक्सर हम लोग ये देख देख के हंसते भी थे। जी, और बच्चों से ही जुड़ा हुआ आज का हमारा ये विषय है राष्ट्रीय कृमि दिवस। वैसे एक बात बताए, बच्चों को तो ये परेशान करता ही करता है, बड़ों में भी होते हैं कृमि। कृमि यानी कि कीड़े। हाँ, एक साल तो पेट के कीड़े कितने परेशान करते हैं। पेट में दर्द है, खाना नहीं हजम हो रहा है और दूसरी तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, तो ये तो परेशान करते ही हैं। और इन्हीं कीड़ों की वजह से कई बार ऐसा होता है कि काम में मन नहीं लगना और दूसरी तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। तो आज यानी 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाते हैं, जिसे कृमि मुक्ति दिवस कहा जाता है। कृमि यानी परजीवी जो बच्चों के पेट में रहते हैं या बड़ों के पेट में रहते हैं और उनका पोषण चुरा लेते हैं और उनके संतुलन को बिगाड़कर कई बीमारियां उन्हें ग्रस्त कर देते हैं। एनीमिया इनमें सबसे आम बीमारी है और इन्हीं बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चों के पोषण का ख्याल रखने के लिहाज से हर साल 10 फरवरी को कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कृमि से पेट का संक्रमण तेजी से होता है। भारत में भी इसका संक्रमण बहुत तेजी से होता है और आंगनबाड़ियों के स्कूल में इसकी दवा बच्चों को दी जाती है। जी, और देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी बच्चों में कुपोषण के आंकड़े जारी किए जाते हैं और एनीमिया से ग्रसित बच्चों और उनके स्वास्थ्य के लिए और खासकर देश को कृमि मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी और 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें कवर किया गया है। उनके पोषण संबंधी स्थिति को जानना, समग्र स्वास्थ्य में सुधार, संक्रमण के संरक्षण इत्यादि के लिए देश में सरकार द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, जिसे संयुक्त रूप से चलाया जाता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से भी इसमें एडवाइजरी या
जो भी चीजें हाँ, हैं वो जारी की सलाह जाती देने हैं, के लिए सलाह, कोशिश की संयुक्त गई रूप है। से। हाँ। जी। तो हमने अभी ये बात कही ना कि हालांकि जो कीड़े पनपने की बात है वो सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी होती है, हम्म। और बड़े भी उससे ग्रस्त होते हैं। लेकिन बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये बच्चों के विकास का समय होता है, जबकि उनके पेट में अगर कीड़े पनपने लगे तो उनका विकास रुक जाता है, जी। दुबले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पतले बच्चे, या कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा उसकी वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जी। गई, या उन्हें आँख से ठीक से दिखाई नहीं देता। और हम तो सोचते इसलिए हैं कि इतनी चीजें तो हम बच्चों को खिला रहे हैं लेकिन ये जा कुछ कहाँ रही लगता ही हैं। नहीं है। तो यही होता है कि जो भी चीजें बच्चे खाते हैं वो उनको शरीर में उनके लगता नहीं है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे बच्चे कुपोषण का शिकार शिकार हो होते जाते हैं, और इस तरह से दिखने भी लगते हैं कि इन्हें कोई ना कोई तो तकलीफ है ही है। फिर अगर इसके कारणों की बात करें तो जो कीड़े होते हैं वो अक्सर किसी दूषित वस्तु के संपर्क में अगर आ जाते हैं तो उससे कीड़े पनपने लगते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है ना कि मिट्टी खेलते हैं जो बच्चे, जी, चौक भी खाते हैं। हाँ, या इस तरह का, तो उससे भी कीड़े पनपने लगते हैं। और अगर हरी सब्जियां हैं उनको हम ठीक से नहीं धो रहे हैं तब भी कीड़े पनपने की संभावना रहती है। जी, साफ सफाई का भी बहुत ध्यान देना चाहिए, और खास करके जो बच्चों के कपड़े होते हैं या जो बिस्तर होते हैं, नाखूनों की सफाई और ठीक तरह से उनका स्नान, और स्नान करने के बाद उन्हें पूरी तरह से अच्छी तरह से सूखे तौलिए से पोंछ देना चाहिए। और इस तरह से बच्चों का अगर ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा उनके डायपर को भी बदलने में ध्यान रख। आजकल डायपर जो चलते हैं बच्चों के लिए, खास माताएं इस्तेमाल करती हैं, तो उनको समय समय पर बदलना बहुत ज़रूरी है। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें जब हम नहलाने धुलाने के बाद जरा जो कपड़े पहनाते हैं उन कपड़ों में भी देखना चाहिए कि नमी ना हो। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए। हाँ। कि जो चादर है, तौलिया है, ये सब गर्म पानी से और कुछ ऐसा डालकर धोएं, जैसे फिटकरी या कुछ इस तरह का प्रयोग करें। हाँ। जिससे कि कीड़े जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, परजीवियों के अंडे जो हैं वो नष्ट हो जाएं। फिर खिलौने हैं उनको भी साबुन और गर्म पानी से साफ करें। और चूंकि ये छोटे छोटे परजीवी सूरज की रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए घर में ध्यान रखें कि जो पर्याप्त जो रोशनी का साधन है वो पर्याप्त हो, यानी खिड़कियां और दरवाजे या रोशनदान कुछ इस तरह से हो कि क्रॉस बना रहे, बराबर उनमें आवागमन हवा का और धूप का बना रहे, और पर्याप्त धूप आए। सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है जी। और सूरज की रोशनी तो ऐसे भी संगीता बहुत सी चीजों के लिए बहुत जरूरी है जी। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में कुछ इस तरह की दिक्कत है तो उसके लिए जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह जरूर लें, और उसका निवारण किस तरह से हो सकता है अपने तय भी देखें। और साथ ही साथ जो डॉक्टर कहते हैं जिस तरह की दवाएं वगैरह ज़रूरी हैं, जिस तरह का खान पान होना चाहिए, तो उस पर भी बहुत ध्यान दें। बिल्कुल। तो इन सब बातों का ध्यान रखने से हम बच्चों को एक स्वस्थ बचपन दे सकते हैं। और बड़ों को तो ये सब बातें ध्यान रहती ही रहती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बचपन से जो एक ये कृमि लेकर चलते हैं तो वो धीरे धीरे आगे चलते जाते हैं, और जैसे किशोरावस्था पार करते हैं और तब भी उनके पेट में उसी तरह कीड़ों की वो रहती है। कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं लग पाता, लेकिन बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन या उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे अभी हमने बात की थी कि कुपोषित लगने लगते हैं, लगता है बहुत दुबले पतले लगने लगते हैं। और भी एक लक्षण होता है संगीता, पता है बच्चों को, जैसे जो आमतौर पर बच्चे सो जाते हैं, नींद आती है उन्हें, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है उन्हें नींद ठीक से नहीं आती, उनका जागने का समय सुनिश्चित नहीं रहता, जैसे हर चीज़ अस्त व्यस्त कर देते हैं ये कृमि। तो बच्चों को मीठी सी नींद आए, उनका विकास अच्छी तरह से हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें कृमि से मुक्त रखें। आरिया जा
लूंगा दुनिया, एक तेरे संग जी लूंगा। ओ नजर के नूर आरिया जा, निंदिया तू ले चल कहीं उड़न खटोले में, दूर दूर यहाँ से दूर आरिया जा। संगीता, निंदिया को बुलाते बुलाते कई बार ऐसा भी होता है कि नींद उड़ जाती है और किसी हालत में नहीं आती। जी, जब पूछो। सोचते हैं कि सोना है तो फिर नींद नहीं आती। क्यों होता है ऐसा? कभी सोचा है? ऐसा कई बार तो इसलिए भी होता है कि मन में कुछ उलझन भी रहती है। और ये उलझन घर के खर्च को लेकर भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। भाई, बढ़ता हुआ घर का खर्च जो है वो कई बार नींद उड़ा देता है और चैन छीन लेता है। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इस खर्च को कम किया जा सकता है। जी, भाई, घर खर्च या पैसों को समझदारी के साथ खर्च करना जरूरी है, ये तो भाई हम सभी जानते हैं। और कहा भी गया है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। इसी तरह थोड़े थोड़े पैसे से एक अच्छी रकम जमा हो जाने पर, जरूरत पड़ने पर ये पैसे काम आते हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन अगर ये पैसे नहीं जमा हो पा रहे तो क्या करें? देखिए, थोड़े थोड़े पैसे से गुल्लक भी भर जाता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, बूंद बूंद से तो पानी भरता है। तो पहला तो ये, मैं ऐसा सोचती हूँ कि बजट बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, है ना? तो जब अगर बजट बनाएंगे तो आमदनी के बारे में भी सोचना होगा। तो जो बजट बनाया जाता है उसमें सबसे पहली चीजें जो हम लोग लिखते हैं वो है खाने में कितना खर्च, कपड़ों में कितना खर्च, मनोरंजन में, रोज के जो यातायात होते हैं यानी कि ऑफिस तक जाना, और फिर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से। हाँ, और अगर बच्चों का स्कूल है तो अगर उनको रिक्शा से या स्कूल बस से भेजा जा रहा है तो उसका भी खर्च देखना होता है। इसके बाद जरूरी खर्चों की लिस्ट में लोन की EMI भी कई बार होती है। और इसके अलावा बिजली पानी के बिल, गैस के बिल, ये भी होता है। फिक्स खर्चे ध्यान में रहते हैं और जो ऐसे वाले खर्चे आते हैं बीच बीच में, उन पर हमारी नजर नहीं रहती है। जी, और ऐसे खर्चे कुछ ऐसी गतिविधियां जैसे जो हम लोग खान पान या शुद्ध रखते हुए शारीरिक गतिविधियां, एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, ये सब करें तो थोड़ा कुछ आकस्मिक जो खर्चे होते हैं, खासकर जो डॉक्टर्स के लिए जाना पड़ता है या जो तकलीफें होती हैं, तो अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ सकती है। अंग्रेजी दवाएं ज़्यादातर हम लोग लेते हैं तो होम्योपैथी काफ़ी किफ़ायती है और असरदार भी होती है, सेहत पर ज़्यादा लाभकारी भी होती है। अगर बात करते हैं खर्चे की तो ट्रांसपोर्टेशन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किस तरह से हम खर्चों को कम कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रेन है, मेट्रो है, शेयर रिक्शा, साइकिल, और खुद के जो वाहन हैं उसका
इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब बच्चों की स्कूल की फीस की बात हम लोगों ने ट्यूशन अभी की नहीं बात। की है। स्कूल की फीस के साथ साथ आजकल एक और चीज हो गई है, ट्यूशन फीस। तो उस पर भी अच्छा खासा खर्च होता है कई बार। हाँ। तो उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे बच्चों को स्वयं से पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर उन्हें कुछ मुश्किल हो तो उन्हें किसी से मदद लेने के लिए कहें या स्कूल में मदद लेने के लिए कहें। ट्यूशन ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन ये बात उनके दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो ज़रूर उन्हें ट्यूशन लगवाएं, लेकिन अगर दिक्कत नहीं है तो आप अगर घर में खुद भी ध्यान दे सकते हैं तो ध्यान दें। और वैसे भी अगर स्कूल की पढ़ाई की बात की जाए तो थोड़ा सा अगर बच्चे ध्यान दें और उसका नियमित अभ्यास करें, जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसे घर में आकर के उसका अभ्यास कर लें, तो काफ़ी कुछ मुश्किलें हल हो सकती हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो खर्चे हैं, जो अकारण इस्तेमाल हम लोग करते हैं, अगर सावधानियां उसमें बरती जाएं। कभी कभी क्या होता है कि टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इनका इस्तेमाल हम अकारण भी करते हैं। कारण रहने से तो करते ही हैं, लेकिन बिना कारण भी कभी कभी करते हैं, तो इस पर भी ज़रा ध्यान देना चाहिए। और बड़े मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं, उनकी जब वहाँ जाते हैं तो सामान की ज़रूर लिस्ट बना लें। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें खरीदनी होती हैं उनके अलावा भी अपने आप ही आ जाती हैं। तो ये हमारी सखियां समझ ही रही हैं कि किस तरह से खर्चे जो हैं वो बड़े मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं। और ख़ासकर अगर जूते और कपड़ों की बात की जाए, चप्पलों की बात की जाए, तो आजकल बहुत से ब्रांड इस तरह के आ गए हैं। तो जब हम खरीदने जाते हैं तो वो भी पसंद आते हैं, वो भी ले आते हैं, बाद में सोचते हैं कि इतने सारे पैसे कहाँ गए। और कई बार ये चीजें इस्तेमाल भी नहीं होती, पड़ी रहती हैं और अलमारी का स्थान ही घेरती हैं। लेकिन हम उन्हें खरीदते जाते हैं। इसी तरह से एक चीज जो ये जन्मती है, ये जो पनपती है ये चीज खर्च करने की, वो इसमें कई बार डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी योगदान होता है। ये जो प्लास्टिक मनी है, इसे बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। जैसे क्रेडिट कार्ड में हम अपने जो हमारे पास है उससे ज्यादा हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि उसके बाद जो हमने ज्यादा खर्च कर लिया है, हमारे पास पैसे न होने के बावजूद जो हमने खर्च कर लिया है, उसे हमें ही चुकाना है और उस पर ब्याज के साथ उसे चुकाना है। जी। तो ये और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा जो बिजली का बिल है उस पर भी हम थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे पंखा, फ्रिज है, टीवी है, अभी आपने कहा था ना, हम जरूरत ना होने पर भी इस्तेमाल करते हैं। वाटर हीटर है या वॉशिंग मशीन है, ये सावधानी से बरतें हम। जैसे वॉशिंग मशीन है, वो थोड़े थोड़े कपड़ों के लिए ना लगाकर एक साथ लगाएंगे तो बचत भी होगी। और इसके अलावा जैसे पुराने मोबाइल हैं या LED स्क्रीन वाले जो टेलीविज़न हैं, तो उन सबको भी हम बड़ी ही उससे शाखर्ची से हम इस्तेमाल करते हैं। और ज़रा सा भी कुछ नया दिखा तो कई बार लगता है कि चलो ये ले लिया जाए, लेकिन वो भी ले लिया जाए तो उस भी लेने के लिए जो बोझ पड़ता है वो हमारी जेब पर पड़ता है और हमारा बजट बिगड़ जाता है। जी। कभी कभी पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, या अगर रॉड लाइट्स की भी बात करें, बल्ब की भी बात करें, तो बहुत पुराने अगर हैं तो उन्हें LED में बदल देना चाहिए। LED वालों में खर्च कम होता है। और अगर बहुत पुराना कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो उसमें भी बिजली की खपत ज़्यादा होती है। तो तब आपको जरूर करना चाहिए कि अगर आपके बल्ब बार बार फ्यूज हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप ऐसी रोशनी का इंतजाम करें जो कि लगातार आपके साथ रहे, जल्दी जल्दी फ्यूज ना होने का डर ना हो। और एक चीज और होती है संगीता घरों में, वो होती है मनोरंजन। मनोरंजन का शौक होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस शौक के लिए सिर्फ थिएटर जाएं ये जरूरी नहीं है कि थिएटर में जाकर फिल्म ही देखना है या कोई बहुत महंगी जगह पर ही जाकर हम खाना खाएं तभी हो सकता है। हम ये भी कर सकते हैं कि एक दिन घर से खाना बनाकर पार्क में निकल गए, तो मनोरंजन पर भी थोड़ा सा अगर हम महीने में 2 बार जा रहे हैं तो 1 बार जाके इस तरह से भी खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं। अच्छी फिल्में देख सकते हैं। और कहते हैं कि अ सिंगल पाई सेव्ड इज अ सिंगल पाई अर्नड, यानी कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर ही है।
और यही बचाया हुआ पैसा तो ज़रूरत पर काम आता है। तो नशे की आदत भी इसमें आती है कि उससे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी धनराशि कब खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। और एक बार अगर खर्चों को आप ठीक तरह से नियंत्रित कर लेते हैं तो ये आदत सी बन जाती है ना, जो हमारे बच्चों में भी बाद में आ सकती है। तो ये लाभदायक भी है, और अगर उसके बाद हमने पैसा जमा किया या बचाया और तो वो थोड़ा, हमारे ही काम आता है हाँ भाई। बिल्कुल हमारे ही काम आता है, और आड़े वक्त पर काम आता है। जी आड़े वक्त पर काम आ जाता है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो गुल्लक भर गया तो उसमें एक अच्छी धनराशि जमा हो गई, हाँ। तो उसे तोड़ लिया जाए तो वो भी काम में आ जाता है। तो कुल मिलाकर जो बचत है उसको बहुत ध्यान में रखकर करना चाहिए काम। भाई गुल्लक की बात की तुमने और मुझे बचपन याद आ गया। वो छोटी छोटी गुल्लकें जो होती थी मिट्टी की, और उसके बाद बहुत सारी अलग अलग तरह की गुल्लकें आने लगी थी। तो उनमें पैसा जमा करने का एक अलग ही शौक हुआ करता था, और कहीं से भी आने जाने वालों से जो भी पैसा मिलता था, या किसी जेब खर्च में से अगर थोड़ा पैसा बचा तो उसे जमा करने का जो एक उत्साह रहता था, उसे याद करने के लिए बस हमेशा तैयार हो जाते। जैसे गुल्लक का नाम सुनते ही कुछ होश आ जाता है। जी, और कभी कभी तो इंतजार भी नहीं करते थे कि वो भर जाए, हाँ। पहले ही तोड़ दिया जाता था। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा, तेरे घर के सामने देखें दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
घर बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है और वो पैसे तो बचाने ही पड़ते हैं। और बचत के बारे में हमारे श्रोता कह रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में जहां आजीविका चलाना जरूरी है, वहीं अगर घर में कमाने वाला एक हो तो हमें फिर उन्हीं खर्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो अति आवश्यक हो। अनावश्यक खर्चों से बचा जाए, अन्यथा आप उधारी की वजह से दबते चले जाएंगे। और वैसे भी कहते हैं कि कर्ज एक प्रकार का रोग हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, रोग तो हो ही जाता है। और हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि खर्च को कैसे कम किया जाए, ये ज्यादातर गृहिणियों के हाथों में है। सब इन्होंने जिम्मेदारी गृहिणियों पर डाली है। वैसे ये बात तो है कि हम कुछ हद तक हम भी इस गृहिणियां भी इस बारे में सोच सकती हैं और घर पर कुछ ऐसा नियम बना सकती हैं जिससे खर्च कम करने की दिशा में हम आगे बढ़ सके। और समय की बात, समय पर अगर हम इस बात को समझ लें कि हमें अपने चादर के अनुसार ही पाँव फैलाना है, तो हम बहुत सारी मुश्किलों से बच भी सकते हैं और घर का खर्च तो कम हो ही जाएगा। जी, तो है ना? समय की उपयोगिता को जरूर समझना चाहिए। तो आज गीत मंजरी कार्यक्रम में समय ही हमारा विषय है। तो जब भी समय की बात हम करें तो ध्यान घड़ी पर जरूर जाता है। और हम भी जब सखी सहेली कार्यक्रम करते हैं तो घड़ी पर बराबर हमारी नजर रहती है, रुकती नहीं, निरंतर चलती रहती है ये घड़ी। और समय का पहिया भी आगे बढ़ जाए तो पीछे नहीं जाता। समय एक तरह से देखें तो बहती नदी की धारा की तरह है जो आगे की ओर प्रवाहित रहती है। समय ही है जो पलटता नहीं, रह जाती हैं तो बस समय की यादें। और यही समय बनाता है इतिहास। यानी समय निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता कह भी रहे हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये तो हमने सुना ही है कि जो तूफान है या जो ज्वार भाटा है वो और समय किसी के लिए भी नहीं रुकते। और ये भी सच है कि समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। समय की गति एक जैसी होती है, न तेज न कभी धीमी होती है। इसलिए इंसान को समय के साथ चलना चाहिए। जो समय के साथ चलता है वो इंसान जीवन में सफल होता है। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होय की, देरी करोगे बहुरी करोगे कब। तो समय से ज्यादा बहुमूल्य कुछ भी नहीं है, धन भी नहीं है। अगर खर्च आपने ज्यादा कर दिया है तो आप उसे आगे चलकर किसी ना किसी तरह से उसको संतुलित कर सकते हैं। लेकिन अगर समय हाथ से निकल गया और वो खर्च हो गया है तो उससे संतुलित करना भाई बड़ा मुश्किल है। तो बस इसी हिसाब से समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि समय बीतते हुए देर नहीं लगती। और फिर एक वर्ष, एक दिन, एक वर्ष जब आता है तब हमें समझ में आता है कि भाई निकल गया वो। लेकिन एक वर्ष आने में कुछ पल जुड़ते हैं, फिर कुछ दिन जुड़ते हैं, फिर कुछ हफ्ते जुड़ते हैं, कुछ महीने जुड़ते हैं, फिर जाके एक वर्ष होता है। तो इस बीच में जो तेजी से समय जाता जा रहा है उस पर तो हमारा ध्यान जा ही नहीं पाता। अगर उस पर चला जाए तो शायद समय की सदुपयोगिता समझ में आ जाए। जी, जब सोते हैं तो ये सोचते हैं कि सवेरा तो होने में देर है, लेकिन होता ये है कि सवेरा तुरंत ही हो जाता है। यानी कि सवेरा समय ही लाता है और समय से ही दिन भी ढल जाता है। और अगर देखा जाए तो प्रकृति पर भी इसका बहुत प्रभाव दिखाई देता है। कलियां हैं, फूल हैं, जैसा कि अभी आपने कहा, और हमारे श्रोता मित्र कहते हैं कि ज्वार भाटा भी समय से ही आता है। और समय ही कहते हैं कि दर्द भी देता है, समय भरता भी है दर्द को। तो समय तो एक ऐसी चीज है, वक्त, कि ये निशुल्क होता है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, ना ही बेचा जा सकता है, लेकिन अनमोल भी होता है। बिल्कुल अनमोल होता है। और ना कोई इसे हरा सकता है, ना कोई इसे जीत सकता है। कहते हैं कि समय बड़ा ही ताकतवर है और किसी को भी नष्ट कर सकता है, किसी को सुधार भी सकता है। लेकिन इसकी आहट को कितने लोग समझते हैं।
सपना देखें। समय के दर्पण में सुख दुख अपना देखें। आओ हम तुम मिलजुल के एक सपना देखें। आओ हम तुम मिलजुल के एक सपना देखें। सपना देखें। सजन सजाने में भेद जरा तू खोल, जो देखा वो भूल सपन सुहावने में। समय के दर्पण में, समय के दर्पण में सुख दुख अपना देखें। आओ हम तुम मिलजुल के एक सपना देखें। आओ हम तुम मिलजुल के एक सपना देखें। देखो भाई, समय को कोई दर्पण कहता है और कोई कहता है कि समय बहुत निर्मम न्यायाधीश होता है, किसी की नहीं सुनता, बहुत कठोर होता है जी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है?
बिल्कुल होता है, क्योंकि सारी बातें तो अपने मन से नहीं होती, सारी बातें हमारे सोचने से भी नहीं होती, और समय ही है जो दुख और सुख दोनों ही लाता है। बिल्कुल। और हमारे एक लिसनर श्रोता लिखते हैं कि वर्तमान समय में हमें जीना चाहिए, और ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में लिखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, समय को नियोजित करना बहुत ज़रूरी है, यानी एक समय सारणी बनानी चाहिए। और हम खुद अपने ही शिल्पकार हैं, हम चाहें तो हम ज़रूर समय को थोड़ा सा साध तो ज़रूर सकते हैं, बिल्कुल, समय के हिसाब से चल सकते हिसाब हैं। से चल सकते तो बस हैं। यही तो चाहिए कि समय यही चाहता है, समय और कुछ नहीं चाहता, वो बस यही चाहता है कि उसके अनुकूल ढलने की कोशिश करें हम, हाँ। उसके साथ चलने की कोशिश करें, क्योंकि कभी-कभी समय को भी बहुत पशोपेश में पड़ते हुए देखा है कि ना तो वो रुक सकता है, ना वो ठहर सकता है, ना अपनी चाल धीमी कर सकता है, और हम हैं कि धीमे-धीमे चलते जा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। तो भाई समय तो कर्म ही चाहता है। और कहते हैं कि प्रकृति से ही सीखना चाहिए, और प्रकृति ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर पंछियों को देखें या किन्हीं प्राणियों को भी देखें, समय से ही वो सुबह की जो कोलाहल हमें सुनाई देती है पंछियों की, वो भी बड़े समय से होती है। और शाम के समय अगर आप देखें तो पंछी अपने बसेरे की तरफ चल देते हैं, हाँ, यानी ठीक कि समय अंधेरा, पर सूरज जैसे ही आता है वैसे ही आते हैं, और फिर अपने बसेरे की तरफ सूरज के जाने के साथ चले जाते हैं। जी, और फिर जैसे ही सूरज उगता है उससे पहले पंछी उठ जाते हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, और हम सभी सीखते भी हैं प्रकृति से। तो हर पल अवसर का भंडार है, इसका उपयोग करना चाहिए, और टाइम टेबल यानी समय सारणी बहुत ज़रूरी है। हो सके तो समय सारणी भी ज़रूर बनाएं, और ऐसा करने से जो समय होता है वो नष्ट होने से बच जाता है, और समय का तो कोई आदि अंत नहीं। तो किसी के लिए न दयालुता है, और समय की कसौटी बस यही है कि आप कर्म करें और मेहनत करें। बिल्कुल। बहुत से लोग समय के इस खेल में अपना धैर्य खो देते हैं। हाँ। लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि समय के साथ चलने के बावजूद भी आपको सफलता मिल ही जाए। कई बार मुश्किलें आती हैं, तो अक्सर कहा जाता है ना कि दरअसल वो जो मुश्किलें या असफलताएं आती हैं वो इसलिए आती हैं कि वो हमारे धैर्य का इम्तिहान लेती हैं, या हमारा ध्यान उन गलतियों की तरफ दिलाती हैं जो हमसे हो गई हैं और जिन्हें हमें ठीक करना है। तो बस उनकी तरफ ध्यान देते रहें। जी, और बहुत सारी विभूतियां हमारे देश में हैं, तेजस्वी विभूतियां हैं जो समय के महत्व को बहुत समझती थीं। अगर हम बात करें कि गांधी जी की, तो बहुत सावधानी से और बहुत बुद्धिमानी से वो समय का सदुपयोग करते थे। वो हमेशा से ही कहते थे कि समय के महत्व को सबको पहचानना चाहिए, और जब हम समय का महत्व समझेंगे तभी अपनी सफलता को भी आंक सकते हैं। बिल्कुल। और अब जरा घड़ी की तरफ देख लो, क्योंकि समय कह रहा है कि भाई मुझे देखो, अब समय मेरी बात ही मत करते रहो। जी, क्योंकि समय तो चलता ही जाएगा। हाँ, तो अब सभी सखियों से विदा लेने का वक्त आ गया है। तो आप सभी को राजुल और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार।